CSIR नेट जून 2023 का क्वेश्चन है ओडी का। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स p x dash t इक्वल टू रूट एक्स टी, t इज ग्रेटर देन 0, x 0 पर 0। और सारी दुनिया जानती है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी आप ओडी पढ़ते हैं नेट के लिए, आपको पता होता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी ओडी दी है क्यू वाई डैश टी इक्वल टू रूट वाई टी, टी इज ग्रेटर देन 0, वाई 0 इक्वल टू 0। तो फिर इसके पास क्या होंगे? कई बार आप गलतियां भी कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि जब इसके लिए रहे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इसके लिए भी रहे होंगे, तो ये गलती हो जाती है। लेकिन इसका होता है यूनिक सॉल्यूशन और ऊपर वाली का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, वो तो आपको पता ही होगा। अब ये प्रूफ कैसे करना है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात देखो, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम इसमें लगेगी नहीं। वो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि ओडी आपके पास क्या दी गई है? एक्स डैश इक्वल टू रूट एक्स, वाई डैश इक्वल टू माइनस रूट वाई। अब ये लिपचिट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए, इन एनी नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा अनबाउंडेड। अगर आप करोगे ना इस टाइप की, आपने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई ओडी होती है इस तरीके की, वाई डैश इक्वल टू एफ टी वाई, अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई लिपचिट है और किसी रेक्टेंगल में बाउंडेड है, तो फिर आप देखते हैं ना एक यूनिक सॉल्यूशन आता है और इंटरवल भी आपको मिलता है, इस इंटरवल में डिफाइंड होगा ऐसे करके। लेकिन अगर ये लिपचिट ना हो तो फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि P के पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, ये आपको पता भी होगा। और कैसे दिए जाते हैं इसके सॉल्यूशन? एक तो देखो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। आपको ये जो P है x इक्वल टू 0, इसका एक सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। दो सॉल्यूशन तो वैसे ही मिल जाते हैं इन जनरल इस टाइप की प्रॉब्लम्स के। ये मैं आपको बता देता हूँ, एक्स डैश इक्वल टू एक्स की पावर एल्फा, ये एल्फा क्या है? 1 और 0 के बीच में है। इस टाइप की प्रॉब्लम के जहां x से 0 इक्वल टू 0 है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जिनको मतलब वो क्या होते हैं भी देखने हैं तो वो नोट्स में देख लेना, तुम नोट्स में लिखे हुए, ठीक है, वो डी के नोट्स हैं तुम्हारे पास। अब ये नहीं लिखा हुआ है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन क्यों होंगे, वो मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूं। देखो, एक जनरल रिजल्ट आपको बता रहा हूं। लेट इफ f is a function from 0 infinity to 0 infinity cross r to r, decreasing in y। ओके, मान लीजिए f इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y। ओके, मान लीजिए कि f क्या है? फंक्शन t एंड y का है। यहाँ पे कोई भी इंटरवल से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। डिक्रीजिंग इन y का मतलब आप समझते हैं ना या नहीं समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर y1 से बड़ा या बराबर है y2, तो किसी भी t के लिए आपको ये मिलेगा। डिक्रीजिंग का मतलब ये ऐसा आ जाएगा, जो छोटा है उसके लिए बड़ी वैल्यू मिलेगी, ये समझे? किसी भी टी के लिए डिक्रीजिंग इन वाई कहने का मतलब ये होता है, फॉर एनी टी यू विल गेट दिस। ओके, डिक्रीजिंग इन वाई, देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओ, कौन सी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, वो भी तो लिख दो। y डैश इक्वल टू एफ टी वाई एंड y0 पर क्या वैल्यू ले रहा है? whatever be the value, okay, say it is x0 has unique solution। अब आपको ये मैं इस इंटरवल के लिए करा रहा हूं क्योंकि इस इंटरवल की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी इंटरवल हो सकता है, हाँ, मतलब ऐसे ए बी इंटरवल भी हो सकता है, ओपन ए बी भी हो सकता है। करना कैसे? मैं इन जनरल कराऊं या आपको इसी के लिए कराऊं? इन जनरल करा देता हूं, अच्छा रहेगा ना, राइट?
इफ आई टोल्ड यू इन जनरल, क्योंकि मुझे ये बताओ ये क्या ओडी इस कैटेगरी में आती है जो मैंने नीचे रिजल्ट लिखा है? पहले आप ये पक्का कर लो, यस और नो? यस, राइट, बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये रूट बाय डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें टी वगैरह तो है नहीं, माइनस लगाया इसलिए डिक्रीजिंग है, आगे से इंक्रीजिंग होता है रूट बाई, तो माइनस लगने से डिक्रीजिंग हो गया। कंसीडर कैसे करना है, देखो करना कैसे इसको, we want to prove that it has a unique solution, so how will we proceed? Two different solutions. Oh, okay. I will prove that it, I will prove only has, I will prove does not have infinitely many solutions, actually not infinitely many solutions. Okay, I will prove this. Okay, so yeah, someone says कि दो solutions ले लेंगे ना हम, suppose y and x, ये मैं अलग रिजल्ट करा रहा हूँ, ऊपर वाले y एक्सों से लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, ये इन जनरल है बात। y एंड x भी टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन ओडी, ओके। मान लीजिए अब आपको प्रूफ करना है कि y बराबर x कैसे प्रूफ हो सकता है जब y माइनस x को 0 प्रूफ कर दिया जाए? y माइनस x को 0 प्रूफ करने के क्या तरीके हैं? या अगर मैं ऐसा कर दूं कि y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तब आप मान लेंगे इट इज इक्विवेलेंट, राइट? y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। सो बस मेन ट्रिक है ये, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर इस फंक्शन पर विचार करो, कंसीडर द फंक्शन g, किसका फंक्शन होगा g? बताओ तो जरा, आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो पता लग जाएगा ना, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बताओ, लेट मी नो, जी जो फंक्शन हो। तो शुड आई राइट? तो मैं ये करके गलती कर रहा हूँ, मतलब वाई टी एक्स टी नहीं लिखकर, मैं तो सोच रहा हूँ तुम समझ ही रहे होगे क्या लिखना वाई टी एक्स टी बार बार, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टी, ओके, ठीक है कि नहीं? देखो बात क्या है, समझो इसको ध्यान से, इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें डेल वाई बाई डेल टी है, यहाँ टी और वाई का फंक्शन है, टी और वाई का मतलब इस तरीके से होगा कुछ भी, चलो मान लो ये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ टी और वाई का फंक्शन है, इसके जो भी सॉल्यूशन होंगे वो वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी में आएंगे ना, इस टाइप की ओडी के जो भी सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए मैंने बोला कोई दो सॉल्यूशन है तो ये टी के फंक्शन है, ठीक है। अब मैं बार बार टी के फंक्शन से इनको नहीं लिखता हूँ क्योंकि बार बार टी लिखना जरूरी थोड़ी है, ठीक है, इसलिए ये ध्यान रहे किसका फंक्शन होगा। अब सो बताइए, इस किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है ना, राइट? हियर so gt for all t, so now how can you prove that gt is 0? How can you prove that gt is a 0 function? What informations you have? On the basis of those information you want to prove that gt function 0 होगा। ऐसी प्रॉब्लम आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है ओडी में, मैं आपको बता रहा हूँ। Take derivative. Yes, very good. Yes, derivative. Then g dash t will be 2y minus x and y dash minus x dash. Then y dash and x dash are the f of t. So this will be 0. And Yeah. g dash will be constant. By putting value at 0, this will be. Okay, wait. Let me. You said that by considering the derivative, na? Differentiating with. Let me write. You are right. So far, differentiating. क्यों करेंगे डिफरेंशिएटिंग? देखो विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इससे हमको ना ये
इसका यूज कर पाएंगे हमें, एफ के डिक्रीजिंग होने का और वाई डैश का। तो टी वी गेट जी डैश टी क्या आता है, y माइनस एक्स 2 टाइम्स, ओके 2 टाइम्स y माइनस एक्स क्या आएगा, y डैश माइनस एक्स डैश। अब अच्छा बच्चों ये बताओ पहले बात ना, अगर कोई फंक्शन मान लो मैं आपको कहता हूँ कि एक तो नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है जीरो इन्फिनिटी में, आप सोचो अपने मन में कि पूरे जीरो इन्फिनिटी इंटरवल में क्या है डिफाइंड है और नॉन नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग है, उस फंक्शन के बारे में क्या विचार हैं आपके? जो जानते हैं हाथ खड़ा करो, एकदम मत बताना। A function which takes non-negative values on zero infinity and decreasing, continuous function. I don't think it needs to be continuous. Okay. Then it will be convergent to GLB. Functions converse also. I'm listening this first time. Bounded below then. Just you have a function, Divakar knows the answer only. Okay, bounded below होगा ठीक है, लेकिन पूरा बताओ आगे। मैंने बोला था हाथ खड़ा करना, बताना मत। Let me know how many of a decreasing function. Good Riya, बस only Riya knows. दिवाकर ने भी तो हाथ खड़ा किया था, क्यों बैठा लिया भाई? अच्छा, और कोई जानता है? हाँ तो रिया बताओ क्या होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यू। Sir, 1/x. वन बाई एक्स ही होगा। हाँ, taking non-negative values or decreasing. ओके तो लेट मी, ये एग्जांपल है। ओके इफ आई से दिस अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, राइट, ऐसा एग्जांपल है। तो डिक्रीजिंग है और इस पर नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब आपके विचार क्या है? G0 भी तो 0 होगा ना? जस्ट से द आंसर। मतलब थिंक अबाउट इट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये इसका आइडिया है, मतलब इससे आप काम कर सकते हो इसमें। अब देखो इसका हम यूज करते हैं इसमें। हाँ ये 2y माइनस एक्स, वाई डैश और एक्स डैश को ऊपर से रखते हैं। वाई डैश और एक्स डैश किसके इक्वल है? एफ टी वाई, देखो एफ टी वाई माइनस एफ टी एक्स, राइट, देखो ऊपर इसकी वजह से। तो अब मेरा क्लेम है कि ये, आप में से कौन कौन इसके लिए राजी है? ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो है। सोचो क्यों है, देखो बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हुआ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी बताओ फिर, अगर y बड़ा होगा तो? f इज डिक्रीजिंग इन y, हाँ मतलब जो सेकंड कोऑर्डिनेट में डिक्रीजिंग है। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट बड़ा आएगा तो छोटे वाले की वैल्यू बड़ी आएगी, समझ रहे हो? नहीं समझ में आई बात? अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो एफ टी वाई क्या होगा, लेस देन एन इक्वल टू एफ टी वाई एक्स होगा ना, डिक्रीजिंग एफ, क्योंकि एफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब ये वाली नेगेटिव होगी, तो ये ओवरऑल ये क्वांटिटी या तो जीरो होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है, आगे वाली पॉजिटिव दूसरी वाली नेगेटिव। अब दूसरा केस सोचो, अगर y माइनस एक्स आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो ये भी पलट जाएगा।
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, आई मीन ये वाला, समझ में आया? देखो करके दिखा देता हूँ। y इज लेस देन इक्वल टू x है तो y माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये वाली तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गई, लेकिन इधर वाले में क्या होगा? कौन बड़ा है उसके लिए छोटी वैल्यू आएगी, x बड़ा है तो x के लिए छोटी वैल्यू आएगी। तो इस केस में ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, मतलब नॉन नेगेटिव होगी ना। इसको उधर ले जाओ, देखो एफ टी वाई माइनस एफ टी एक्स, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या आएगा? प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा या 0 आएगा बराबर होने के केस में। ये बात क्लियर हुई सबको कि ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा? ओके, तो अब आप बताइए व्हाट कैन यू से अबाउट जी? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 infinity. Okay, yes or no? So where it will take its maximum value? एट 0। Okay, good. So तो G सर आप zero उसमें यही सुनना चाहते थे क्या? उस क्वेश्चन का आंसर अभी आपने पूछा था। हाँ, yes yes, बट तुम लोगों ने बताया नहीं, तुम्हें था नहीं, क्या मुझे आंसर? लगा मतलब वो इजीली हो रहा था, तो इतना मतलब कुछ और सुनना चाहते हैं, मैं इसलिए हाथ नीचे खड़ा कर लिया फिर। ओ, इतने अच्छा, इतने लोगों ने तो नहीं बताया। मैंने कहा यार ये क्यों नहीं बता रहे, चलो कोई नहीं। अब देखो, इट विल टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट 0, राइट? डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे लेगा, फिर तो घटता चला जाना है। तो G0 से हमेशा GT होगा, और 0 से तो ये है। देखो हमेशा यहाँ पे GT क्या है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू G0। अब G0 है क्या, बताओ बच्चों? क्या है G0? Y0 माइनस X0 का होल स्क्वायर है ना, GT ये। लेकिन Y0 और X0 दोनों सॉल्यूशन है ODE के, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी, X0 माइनस X0 तो 0। तो ओवरऑल मामला कहाँ निपट गया? GT इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों साइड 0 है तो GT फॉर एवरीटी। अगर GT 0 है फॉर एवरीटी तो इसका मतलब YT इक्वल टू XT फॉर एवरीटी। कोई दो सॉल्यूशन नहीं है अगर है तो, अगर है तो। हाँ, ये लास्ट वाली लाइन को ध्यान से समझना। अगर जब भी दो सॉल्यूशन है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब इसके पास जब भी, it means it does not have infinite solutions, right? Clear? I did not say anything about unique solution etc वगैरह, हाँ, लेकिन मैंने ये बात दिखा दिया कि infinite solutions नहीं होंगे। Is it clear? So अब देखो, वैसे आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, हाँ, एग्जाम में जाने तब आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। हाँ, चाहे तो वैसे दिमाग लगा सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई दो सॉल्यूशन होंगे तो क्या होगा, बस इतना ही तो कंसीडर करना है। क्योंकि मुझे समझाना है तो मुझे एक एक स्टेप आपको बताना होता है। हर किसी विद्यार्थी का ख्याल रखना पड़ता है कि हर कोई इसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझे, ठीक है? आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आप इंटरव्यू में भी जाएंगे ODE के, तो आपको वहां कारण भी पता होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम दे दी तो आप ये तो कह देंगे कि आपसे पूछा मान लीजिए इंटरव्यू में कि बताइए नीचे वाली के पास क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आपने एग्जांपल दे दिया, इसके पास क्यों यूनिक होंगे? क्योंकि मेरे को पता है रिजल्ट, ऐसा नहीं कहना पड़ता। अगर सरल है तो वो बताना ही पड़ता है। हाँ, कई बार रिजल्ट क्या होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिनका प्रूफ बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, तो वो केवल पता होने से काम चल जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? P हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड Q हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है रूट वाई। ओके, सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो दिख भी रहा है वो साफ। आप कहोगे आपने तो कहा है कि नीचे वाले रिजल्ट से तो ये मिला कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन इसका दिख रहा है साफ, y0 इक्वल टू 0, देख लो, वही है इसका सॉल्यूशन और कोई नहीं है यूनिक सॉल्यूशन, दिख रहा? ओके, सो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा, आपको पता है इन अप्लाइड के क्वेश्चंस को इस पॉइंट पर मैं क्यों ले रहा हूं? इनको पहले भी सॉल्व कराया जा सकता था। इसका विशेष कारण है, इसका विशेष कारण ये है कि आप आजकल डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो एनालिसिस में, इसलिए मैं ले रहा हूं इनको। जैसे पीछे वाले में हमने क्या यूज किया? एफ एक्स इंटू मॉड्यूलस एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब वो वहां भी आएगा। दो दो जगह जब चीजें आती हैं तो आपके ध्यान में अच्छी तरह से रहती हैं। ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग यहाँ आ रहा है, ये डिफरेंस, अगर डिफरेंस मतलब डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए।
डिफरेंशिएबिलिटी के बाद ये क्वेश्चंस चुने और कारण नहीं। ओडी में चुनने से ज्यादा मजा है कि इनको रियल की डिफरेंशिएबिलिटी में चुना जाए। मतलब समझे, जब हम रियल की डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हो तब इस टाइप के क्वेश्चंस। जब ओडी पढ़ लेंगे वो तो डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन वाले। किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं ना अच्छे अच्छे। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके।